नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक और मज़ेदार उपन्यास, खून ही खून, पार्ट 3। सुनील यूथ क्लब के कंपाउंड से निकलकर बाहर आया। फौरन उसे एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में सवार होते समय संयोगवश ही उसकी निगाह सड़क के पार खड़ी एक गहरे नीले रंग की फिएट पर पड़ गई। फिएट के स्टीयरिंग व्हील पर देवी बैठा था और उसके बगल में ठाकुर बैठा हुआ था। कहाँ चलूं साहब? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। फिलहाल तो सीधी सड़क पर चलो, सुनील बोला। टैक्सी आगे बढ़ गई। साथ ही फिएट भी अपने स्थान से हिली और उनके पीछे हो ली। अब किधर चलूं साहब? चौराहा समीप आता देखकर टैक्सी ड्राइवर बोला। फिलहाल जिधर तुम्हारा जी चाहे चलते रहो प्यारे लाल, सुनील बोला, लेकिन जरा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही रहना। क्या बात है साहब? हमारे पीछे एक नीली फिएट आ रही है ना? हाँ साहब, उसमें सुल्ताना डाकू बैठा है। बचपन में मैंने उससे एक चवन्नी उधार ली थी, जो अभी तक मैंने वापस नहीं की है। आज लगता है कि अपनी रकम वापस लिए बिना वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। साहब, गाड़ी चलाने की ओर ध्यान दो, वरना एक्सीडेंट कर बैठोगे। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। आगे सड़क पर सुनील को एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। जरा पंप पर गाड़ी रोकना, वह बोला। टैक्सी ड्राइवर ने पंप पर गाड़ी रोक दी। फिएट भी थोड़ी दूर पर रुक गई। सुनील ने एक उड़ती सी निगाह फिएट पर डाली। नंबर प्लेट पर मोटे मोटे उभरे अक्षरों में लिखा था RJS 284। सुनील पंप की बगल में बने टेलीफोन बूथ में घुस गया। उसने पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित होते ही वह उत्तेजित स्वर में बोला, अभी अभी एक नीले रंग की फिएट कार ने सड़क पर एक औरत को कुचल दिया है। कार का नंबर है RJS 284। कार में 2 आदमी बैठे हैं और इस वक्त वे बीच रोड की ओर बढ़ रहे हैं। कार का नंबर फिर सुन लीजिए, RJS 284। सुनील ने रिसीवर हुक पर टांग दिया। वह टैक्सी में आ बैठा। सीधे बीच रोड की ओर चलो, सुनील बोला। ड्राइवर ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और टैक्सी उस सड़क पर डाल दी जो बीच रोड की ओर जाती थी। फिएट अभी भी उनके पीछे लगी हुई थी। टैक्सी घनी आबादी से निकलकर समुद्र की ओर जाने वाली चौड़ी सपाट सड़क पर आ गई। फिएट और टैक्सी के बीच में फासला कम होता जा रहा था। सुनील ने फिर घूमकर पीछे देखा। उसे ठाकुर का हाथ फिएट की खिड़की से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे उसके हाथ में लाइट मशीन गन दिखाई दी। सुनील का गला सूख गया। ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में वह खामखा मुसीबत मोल ले बैठा था। उसी क्षण फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज से वातावरण गूंज गया। ठाकुर ने लाइट मशीन गन वाला हाथ फौरन खिड़की से भीतर खींच लिया। सुनील की जान में जान आई। फ्लाइंग स्क्वाड की जीप फिएट की बगल में पहुंची। जीप में बैठे सब इंस्पेक्टर ने देवी को कार रोकने का संकेत किया। सुनील के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कुराहट आ गई। उसकी झूठी टेलीफोन कॉल के दम पर ठाकुर और देवी फिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए थे। उन्हें पुलिस को यह विश्वास दिलाने में कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया कम से कम 2-3 घंटे तो लगने ही थे और तब तक सुनील गायब हो चुका होगा। फिएट सड़क के किनारे रुक चुकी थी। सब इंस्पेक्टर जीप से उतरकर फिएट की ओर बढ़ रहा था। सुनील की ट्रिक कामयाब रही थी। ठाकुर और देवी से उसका पीछा छूट गया था। टैक्सी बीच रोड पर पहुंच गई। उसकी मोटरसाइकिल अभी भी वहीं खड़ी थी जहां उसने उसे परसों रात को खड़ी देखा था। उनके संकेत पर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी मोटरसाइकिल की बगल में रोक दी। सुनील टैक्सी से बाहर निकल आया। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और स्वयं मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। टैक्सी आगे बढ़ गई। उसी क्षण कोई चीज उसके कान के पास से सनसनाती हुई गुजर गई और अगले ही क्षण मोटरसाइकिल की गद्दी में एक छेद दिखाई देने लगा। टैक्सी! सुनील रेत में लौट गया और गला फाड़कर चिल्लाया, वापस आओ! कोई सामने की इमारत से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से सुनील पर फायर कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने सुनील को रेत पर लेटा देखा तो वह समझा कि उसे कुछ हो गया था। वह फौरन टैक्सी को बैक करता हुआ फिर मोटरसाइकिल के सामने से आया। क्या हुआ साहब? टैक्सी वाला बोला। कुछ नहीं, सुनील उठता हुआ बोला, जरा चक्कर आ गया था, तुम जरा वहीं ठहरो। उस स्थिति में वह और उसकी मोटरसाइकिल दोनों टैक्सी की ओट में थे। सुनील जानता था कि टैक्सी के हटते ही दोबारा गोली चलेगी
और इस बार शायद गोली चलाने वाले का निशाना चूकेगा नहीं। सुनील ने सिर झुकाए झुकाए ही मोटरसाइकिल को किक मारी और उस पर सवार हो गया। चलो, सुनील टैक्सी वाले से बोला। कहाँ? टैक्सी वाला हैरानी से बोला। सीधे। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। सुनील सिर नीचा किए टैक्सी की ओट में टैक्सी की ही रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ा। मोड़ पर आते ही उसने एकदम स्टीयरिंग घुमा दिया। मोटरसाइकिल एक गहरी झोल लेकर तोप से छूटे गोले की तरह आगे बढ़ गई। टैक्सी ड्राइवर मुंह बाए उसे मोड़ काटकर गायब होता देखता रहा। सुनील फिर घने ट्रैफिक वाले इलाके में आ गया। एकाएक रियर व्यू मिरर में उसकी निगाह एक सफेद रंग की स्टैंडर्ड पर पड़ी। सुनील का माथा ठनका। वह कम से कम तीसरा मौका था जब उसने उसी स्टैंडर्ड कार को अपने पीछे देखा था। यूथ क्लब के सामने भी वह स्टैंडर्ड फिएट के पीछे खड़ी थी। उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं उसका पीछा करने का डबल इंतजाम तो नहीं किया गया था। उसने मोटरसाइकिल को दाईं ओर की एक सड़क पर मोड़ दिया। आगे फिर उसने दाईं ओर मोड़ काटा। तीसरी बार वह फिर दाईं ओर की सड़क पर घूम गया। अंत में जब वह चौथी बार दाईं ओर की सड़क पर घूमा तो वह वापस उसी सड़क पर पहुंच गया था जहां से उसने मोड़ काटने का सिलसिला आरंभ किया था। स्टैंडर्ड अभी भी उसके पीछे थी। यह बात है, सुनील होठों में बुदबुदाया। उसने मोटरसाइकिल को आगे ले जाकर एक जाने पहचाने रेस्टोरेंट के सामने रोक दिया। वह मोटरसाइकिल से उतरा और बिना पीछे मुड़कर देखे रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हो गया। रेस्टोरेंट का पिछवाड़े में भी एक दरवाजा खुला था जिससे वह पिछली गली में पहुंच गया। पिछली गली में वह विपरीत दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक पतली सी गली में से होता हुआ फिर मुख्य सड़क पर आ गया। स्टैंडर्ड उससे 10 कदम आगे खड़ी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक फिल्म अभिनेताओं जैसा सुंदर युवक बैठा था। उसकी उंगलियां कार के स्टीयरिंग को थपथपा रही थी और उसकी निगाहें रेस्टोरेंट के दरवाजे के सामने खड़ी सुनील की मोटरसाइकिल पर टिकी हुई थी। सुनील दबे पांव कार के बगल में पहुंचा। कार की स्टीयरिंग वाली साइड की खिड़की के समीप पहुंचकर उसने कार के साथ टेक लगा ली और भीतर झांकता हुआ सहज स्वर में बोला, हेलो डैनी। युवक ने यूं हड़बड़ाकर सिर उठाया जैसे उसे बिजली का तार छुआ दिया गया हो। सुनील को कार की खिड़की से झांकता हुआ देखकर वह बुरी तरह बौखला गया, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया। कौन हो तुम? वह डपट कर बोला। वाह, मेरा पीछा कर रहे हो और जानते नहीं कि मैं कौन हूं? तुम नशे में तो नहीं हो? कौन कर रहा है तुम्हारा पीछा? सुनील यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। डैनी बेटे, वह बोला, तुम अभी बच्चे हो, अभी बहुत बच्चे हो। युवक का हाथ अपने कोट की जेब की ओर सरकने लगा। खबरदार, सुनील गुर्राया। बिजली किसी वुर्ती से उसके पतलून की बेल्ट में खुसी रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गई और रिवॉल्वर उसने युवक की पसलियों में सटा दी। युवक का हाथ वहीं रुक गया। परे सरको, सुनील ने आदेश दिया। वह परे सरक गया। सुनील कार में उसकी बगल में आ बैठा। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लो। युवक ने आदेश का पालन किया। तुम डैनी ही हो ना? मैंने पहचानने में गलती तो नहीं की? युवक चुप रहा। अपने बाप जगत नारायण से कह देना कि एक बार मैं उसके हत्थे चढ़ गया। अब 2-3 आदमियों से काम नहीं चलेगा। अब वह मेरे लिए फौज बुलाकर रखे। यह बात तुम खुद जाकर जगत नारायण से कहकर देखो ना। युवक विषैले स्वर में बोला। खुद भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो उसे यह बात अपने एक नंबर के चमचे के मुंह से सुनने दो। युवक चुप रहा। तुम्हारी सहेली कहाँ गई? सुनील ने पूछा। मेरी तो कई सहेलियां हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? ललिता की। अब मुझे ललिता से बढ़िया सहेली मिल गई है। अब मेरी ललिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रहा था कि वह डैनी ही था, लेकिन ललिता तो तुम्हारे पर जान छिड़कती है। वह उसकी जान है, जिस पर चाहे छिड़कती फिरे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मंगलवार रात को रत्ना देवी की पार्टी में तुम ललिता के साथ गए थे? ललिता मेरे साथ नहीं, राजपाल के साथ गई थी। हाँ, मैं उस कार में जरूर मौजूद था जिसमें ललिता और राजपाल थे। पार्टी के बाद ललिता कहाँ गई थी? मालूम नहीं। किसके साथ गई थी? मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वह वहाँ से अकेली ही गई थी, क्योंकि राजपाल तो उसके जाने के बाद भी पार्टी में मौजूद था। यानी कि अब तुम्हें ललिता की कोई खोज खबर नहीं है? नहीं,
जिस लड़की में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं उसकी मैं खोज खबर क्यों रखूं? और वैसे भी लोलिता जैसी मामूली कैबरे डांसर में मैं कब तक दिलचस्पी रख सकता हूं? अब क्या तुमने कोई महारानी फंसा ली है? ऐसा ही समझ लो। ओह गॉड, कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि तुम भी रत्ना देवी के आशिकों की लिस्ट में आ गए हो? डैनी चुप रहा। ख्याल रखना, उतनी रफ्तार से तुम अपनी कमीज नहीं बदलते होंगे जितनी रफ्तार से वह आशिक बदलती है। अब तुम क्या चाहते हो? सुनील ने हाथ बढ़ाकर इग्निशन में से चाबी निकाली और उसे अपनी जेब में डाल लिया। यह क्या कर रहे हो? डैनी तीव्र स्वर से बोला। तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया है, सुनील सहज स्वर में बोला। डैनी ने फौरन नीचे झांका। सुनील ने रिवॉल्वर का एक भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर रसीद किया। डैनी का अचेत शरीर आगे को लुढ़क गया। सुनील ने रिवॉल्वर बेल्ट में खोसी और कार से बाहर निकल आया। क्या हुआ मिस्टर? एक आदमी कार के समीप आकर भीतर झांकता हुआ बोला। यह लड़का, इसकी तबीयत एकाएक खराब हो गई है। शराब इसे पचती नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा पी जाता है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। और सुनील लंबी डग भरता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। रास्ते में डैनी की कार की चाबी उसने एक गटर में फेंक दी। सुनील अमर कॉलोनी पहुंचा। मोटरसाइकिल उसने 30 नंबर क्वार्टर से काफी दूर खड़ी कर दी और वह पैदल क्वार्टर की ओर बढ़ा। सुखवीर वहां नहीं था। क्वार्टर के बगल में एक बहुत बड़ा इमारती लकड़ी का यार्ड था। सुनील उस यार्ड में बल्लियों के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। रात के लगभग 11 बजे सुखवीर वापस आया। उसने अपने क्वार्टर का ताला खोला और भीतर प्रविष्ट हो गया। क्वार्टर की बत्ती जल उठी। सुनील दबे पांव यार्ड से बाहर निकला और सुखवीर के क्वार्टर के कंपाउंड में घुस गया। बरामदे में जाकर उसने मुख्य द्वार को धीरे से धक्का दिया। द्वार भीतर से बंद था। सुनील ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में से ले ली और द्वार खटखटाया। कौन है? भीतर से सुखवीर की भारी आवाज आई। पुलिस, सुनील अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। द्वार तत्काल खुला। सुनील ने रिवॉल्वर का रुख सुखवीर की छाती की ओर कर दिया और बोला, पीछे हटो। सुखवीर के नेत्र सिकुड़ गए। वह बिना विरोध किए पीछे हटता हुआ कमरे के बीच में पहुंच गया। तुम? सुखवीर भावहीन स्वर में बोला। पहचान गए मुझे? मैं जिसकी सूरत एक बार देख लूं उसे जिंदगी भर नहीं भूलता हूं। तुम्हारा नाम सुनील है। मैं रविवार को तुमसे मेम साहबों के फ्लैट पर मिला था। करेक्ट। यहाँ क्यों आए? तुमसे कुछ बातें करने। बातें करने का वह कौन सा तरीका है? सुखवीर रिवॉल्वर की तरफ संकेत करता हुआ बोला। जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक मैं तुम्हारे बहुत किस्से सुन चुका हूँ। भाई साहब, अगर तुम मुझे वहां से किक मारोगे तो मैं सीधा समुद्र में जाकर गिरूंगा। बड़े डरपोक आदमी हो। मैं आदमियों से नहीं डरता। और मैं क्या हूं? तुम तो फैंटम या सुपरमैन जैसी कोई चीज हो। क्या बातें करने आए हो? तुम्हारी यह रिवॉल्वर कहाँ है जिसके दर्शन तुमने मुझे रविवार को मेम साहबों के फ्लैट पर करवाए थे? मेरे पास है, कोट की भीतरी जेब में। उसको नाल से पकड़कर जेब से बाहर निकालो और उसे फर्श पर फेंक दो। खुद आकर निकाल लो बेटा, सुखवीर बड़े प्यार भरे स्वर में बोला। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो मैं वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे ही मेरी उंगली ट्रिगर पर दब जाए। जो आदमी 7 सशस्त्र पुलिस वालों के कब्जे में भी मुश्किल से आया हो, उससे तो 6 फुट दूर खड़े होकर भी मेरी ऐसी तैसी हुई जा रही है, और तुम मुझे अपने पास आने को कह रहे हो? हाथ में रिवॉल्वर होते हुए भी डरते हो? हाँ। सुखवीर ने सुनील के कहे ढंग से रिवॉल्वर निकाली और उसने रिवॉल्वर कमरे के एक कोने में उछाल दी। तुम जबरदस्ती मेरे क्वार्टर में घुसे हो, सुखवीर बोला। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्यों? वे पहले से ही तुम्हारी तलाश में हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? उनका ख्याल है तुमने रोजी की हत्या की है। रोजी कौन है? ललिता के साथ रहने वाली दूसरी मेम साहब। अच्छा वह? मैं तो उसके पास भी नहीं फटका। उसकी हत्या के बाद तुम उसके फ्लैट से भागते देखे गए थे, लेकिन जब मैं वहां गया था वह वहां पहले से ही मरी पड़ी थी। मैं उससे ललिता के बारे में पूछने गया था। मैंने उसे फ्लैट में मरा पाया, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। पुलिस को शायद ही तुम्हारी कहानी पर विश्वास हो, लेकिन अगर उन्हें मुझ पर हत्या का संदेह है
तो मैं अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया हूँ? मैं रोज पुलिस थाने पर हाजिरी देता हूँ और थाने वाले जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। अभी उन्हें तुम्हारा ध्यान नहीं आया है और मैंने उन्हें बताया नहीं है कि हत्या की रात को जो देव समान आदमी रोजी के फ्लैट से निकलकर भागता देखा गया था वह तुम हो। तुमने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे ख्याल से वह हत्या तुमने नहीं की। मेरे ख्याल से यह काम जगत नारायण के आदमियों का है। शायद वे लोग नहीं चाहते कि रोजी ललिता के बारे में किसी के सामने अपनी जुबान खोले। वे लोग पहले से ही इस बात से रोजी से नाराज थे कि वह पुलिस हेडक्वार्टर क्यों गई। मैंने रोजी की हत्या नहीं की, सुखवीर धीरे से बोला। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन तुम ललिता को इस तरह तलाश क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने मुझको धोखा दिया है। पुलिस को मेरे धर्मपुरे वाले ठिकाने की जानकारी उसी ने दी थी। उसी की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार जेल का मुंह देखा है। तुम्हें कैसे मालूम है कि पुलिस को फोन ललिता ने किया था? क्योंकि उसके सिवाय किसी को मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ छुपा हूँ। और वह मोटरबोट का क्या किस्सा है? मैंने उसे एक मोटरबोट दी थी जिसे मैं वापस चाहता हूँ। और क्या किस्सा होना है? लेकिन मोटरबोट को तुम ललिता से भी ज्यादा बुरी तरह तलाश कर रहे हो। मैं दोनों को ही बुरी तरह तलाश कर रहा हूँ। ललिता से मैंने बदला लेना है और मोटरबोट की भी मुझे जरूरत है। ऐसी भारी जरूरत क्या पड़ी है? है कोई जरूरत? तुम्हें इससे क्या? मुझे मालूम है वह मोटरबोट कहाँ है। क्या? सुखवीर हैरानी से बोला और वह एकदम सुनील की ओर बढ़ा। खबरदार! सुनील अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे फैलाकर चिल्लाया। सुखवीर ठिठक गया। तुम्हें मालूम है? वह बोला। मोटरबोट कहाँ है? हाँ, अगर तुम मुझे यह बता दो कि मोटरबोट का असली किस्सा क्या है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मोटरबोट कहाँ है। यह जानकारी तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर भी निकलवा सकता हूँ। जब तक मेरे हाथ में रिवॉल्वर है तब तक तुम्हारा हाथ मेरी हलक तक नहीं पहुंच सकता। रिवॉल्वर मामूली चीज है, सुखवीर बोला और आगे बढ़ा। रुक जाओ! सुनील एक कदम पीछे हटता हुआ चिल्लाया, वरना बाय गॉड शूट कर दूंगा। चलाओ ना गोली बेटे, देखता हूं तुम्हारी नन्ही सी रिवॉल्वर की गोली मेरे में कितना बड़ा सुराख कर देगी। और वह निर्भीक सुनील की ओर बढ़ा। सुनील की उंगलियां ट्रिगर पर कसने लगी। उसी क्षण भड़ाक से क्वार्टर का दरवाजा खुला और एक अधिकारपूर्ण स्वर सुनाई दिया, हैंड्स अप। दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। रिवॉल्वर फेंक दो। सुनील ने फौरन रिवॉल्वर फेंक दी और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। दो आदमी कमरे में घुस आए। दोनों के हाथ में खतरनाक रिवॉल्वरें थी। कैनी, सुखवीर बोला, तुम कहाँ से टपक पड़े? बड़े मुश्किल से ढूंढा तुम्हें। कैनी के नाम से पुकारा जाने वाला आदमी बोला। मंगलवार की सुबह को मैंने तुम्हें अपने इस बंदर जैसी शक्ल वाले साथी के साथ जेल से बाहर देखा था और मैंने समझा था कि मैंने तुम्हें डॉस दे दी थी। तुमने वाकई हमें डॉस दे दी थी, कैनी बोला, और इसकी वजह से मुझे जगत नारायण की जितनी गालियां खानी पड़ी थी वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुखवीर मुस्कुराया। यह कौन है? कैनी ने सुनील की ओर संकेत किया। इसी से पूछ लो ना, सुखवीर बोला। मैं तो कोई भी नहीं हूं साहब, सुनील जल्दी से बोला। मैं तो यहाँ गौशाला के लिए चंदा मांगने आया था। रिवॉल्वर हाथ में लेकर? कैनी बोला। अच्छा, वह रिवॉल्वर थी। मैं भी इन साहब से यही पूछ रहा था कि यह क्या चीज है, और ये है कि बताते ही नहीं थे। शट अप! कैनी चिल्लाया। सुनील फौरन चुप हो गया। इसका क्या किया जाए? कैनी का साथी बोला। इसे यहीं शूट कर देते हैं, कैनी बोला। घपला हो सकता है, शायद यह एक्शन जगत नारायण को पसंद ना आए। तो फिर इसे भी साथ ले चलते हैं। जगत नारायण ने सिर्फ सुखवीर को लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह तो नहीं कहा था कि अगर सुखवीर के साथ कोई और हो तो हम उसे वहीं छोड़ आए। या तो हमें इसको शूट करना पड़ेगा और या इसे साथ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कैनी का साथी बोला, साथ ले चलो। जगत नारायण खुद इसका फैसला करेगा। ऑल राइट, कैनी अनमने स्वर से बोला। लेकिन खामखा काम बढ़ गया। अब एक की जगह दो आदमियों पर निगाह रखनी पड़ेगी। कैनी ने नीचे झुककर पहले सुनील की रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल ली, फिर उसने सुखवीर की रिवॉल्वर भी उठा ली। उसने अपने साथी को इशारा किया। उसका साथी क्वार्टर से बाहर निकल गया। चलो, कैनी दोनों रिवॉल्वर उनकी ओर तानता हुआ बोला। सुनील और सुखवीर हाथ सिर से ऊपर उठाए बाहर की ओर चल दिए।
मुझसे अलग रहना, सुखवीर बुदबुदाया। सुनील घबरा गया। हे भगवान, यह राक्षस जैसा आदमी कहीं इतनी रिवॉल्वरों द्वारा कवर होने के बावजूद भी कोई शरारत तो नहीं करने वाला था। वे केबिन से बाहर आ गए। बाहर अंधेरा था। केनी और उसका साथी सुखवीर और सुनील से केवल एक कदम पीछे हटकर उनके दाएं बाएं चलने लगे। उन्होंने अपनी कार टिम्बर यार्ड से परे खड़ी की थी, शायद इसलिए कि सुखवीर को उनके आगमन की खबर न लगे। टिम्बर यार्ड की बांसों की हजारों सीधी खड़ी बल्लियों के बीच में बने रास्ते पर वे आगे बढ़े। बल्लियों के बीच में बने रास्ते के दहाने के समीप पहुंचते ही एकाएक सुखवीर बिजली की चमक की तरह नीचे झुका और तोप से छूटे गोले की तरह उसने केनी पर छलांग लगा दी। केनी के हाथ में थमी मोजर रिवॉल्वर ने आग उगली। गोली सुखवीर के सिर के ऊपर से गुजर गई। सुनील ने उसकी सनसनाहट अपने कान के पास महसूस की और फिर गोली बांसों में टिम्बर के ढेर में कहीं जाकर धंस गई। अगले ही क्षण केनी का गला सुखवीर की फौलाद जैसी गिरफ्त में था। केनी उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगा। सुखवीर ने नीचे झुककर उसकी एक टांग पकड़ ली और फिर उसे यूं सिर से ऊंचा उठा लिया जैसे वह कोई घास फूस का बना हुआ पुतला हो। केनी जोर से चिल्लाया। केनी का साथी अभी यह भी नहीं समझ पाया था कि हो क्या गया है कि सुखवीर ने केनी को पूरी शक्ति से उसके साथी पर फेंक मारा। केनी का साथी छलांग मारकर एक और हट गया। केनी अपने साथी से टकराने के स्थान पर सीधा लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों से जा टकराया। उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली और वह अंधकार में वहीं कहीं ढेर हो गया। केनी के साथी ने छलांग लगाने के बाद संभलते ही अपने हाथ में अभी तक थमी मोजर रिवॉल्वर से फायर किया। मोजर रिवॉल्वर की फाड़ कर रख देने वाली भयंकर गोली सुखवीर की दाईं जांघ में कहीं टकराई। सुखवीर सुनील और केनी के साथी के बीच में मुंह के बल आ गिरा। सुनील ने बला की फुर्ती से उस ओर छलांग लगा दी जिधर उसने केनी को गिरते देखा था। वह सीधा केनी के ऊपर जाकर गिरा, लेकिन उससे केनी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। सुनील अंधों की तरह तेजी से केनी की जेबें और उसके आसपास की जमीन टटोलने लगा। केनी के साथी ने अंधकार में फिर फायर किया। गोली सुनील के ऊपर से सनसनाती हुई गुजर गई। उसी क्षण उसका हाथ केनी की जेब में पड़ी हुई रिवॉल्वर से जा टकराया। उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। सुनील जमीन पर लेटा लेटा एक लुढ़कनी खा करके अचेत या शायद मृत शरीर से अलग हो गया। उसने केनी के साथी पर फायर किया, लेकिन जिस अंधकार की वजह से केनी के साथी की गोली का शिकार होने से वह बच गया था, उसी की वजह से उसकी गोली का शिकार होने से केनी का साथी बच गया। केनी का साथी फौरन बल्लियों के साए में कहीं कूद गया और फिर उसका साया भी सुनील की दृष्टि से ओझल हो गया। केनी के साथी को इस बात का आभास हो जाना कि अब सुनील के पास भी रिवॉल्वर थी, सुनील के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ था। सुनील रिवॉल्वर हाथ में थामे घुटनों और हाथों के बल सरकता हुआ फिर केनी के समीप आ पहुंचा। उसने अंधकार में पहले केनी को झंझोड़ा और फिर उसके शरीर को टटोलना आरंभ कर दिया। केनी मर चुका था, उसकी गर्दन टूट गई थी। सुखवीर, सुनील फुसफुसाया। मैं यहाँ हूँ। उसी सुखवीर का हाँफता हुआ स्वर सुनाई दिया। कैसे हो? टांग के परखच्चे उड़ गए हैं। सुखवीर यूं बोला जैसे वह किसी और की टांग का जिक्र कर रहा हो। अभी तुमने भी गोली चलाई थी? हाँ, मेरी रिवॉल्वर हाथ में आ गई थी। तो फिर केनी के साथी को ढूंढो, वरना वह हम दोनों का काम तमाम कर देगा। तुम थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हो? हाँ, तो सरक कर बल्लियों की ओट में हो जाओ, मैं उसे तलाश करता हूँ। अच्छा। सुखवीर बड़ी मेहनत से अपने पहाड़ जैसे शरीर को बल्लियों की ओर सरकाने लगा। वातावरण में केवल सुखवीर के जमीन पर घिसटने की आवाज आ रही थी। सुनील आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने लगा। केनी के साथी की कहीं हवा भी नहीं मिल रही थी। सुनील उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने एक ही छलांग से वह छोटा सा टुकड़ा पार कर लिया जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। तत्काल एक फायर हुआ। सुनील बाल बाल बचा। वह उस गलियारे के दहाने पर बल्लियों से चिपककर खड़ा हो गया जिसके भीतर से फायर हुआ था। सुनील ने गलियारे के अंधकार में फायर झोंक दिया। भीतर से फौरन एक फायर हुआ। केनी का साथी गलियारे में भीतर कहीं था। सुनील वहां से हट गया। वह दबे पांव वापस घूमा
और फिर बल्लियों की पिछली कतार के साथ बने गलियारे में पहुंच गया। वह दबे पांव भागता हुआ उस गलियारे के सिरे पर पहुंचा। वहां से वह दाईं ओर घूमा। कुछ कदम चलने पर ही वह खड़ी बल्लियों के बीच बने गलियारे में पहुंच गया, जिसमें केनी के साथी होने की संभावना थी। सुनील रिवॉल्वर अपने सामने ताने बल्लियों के साथ लगता हुआ दबे पांव आगे बढ़ा। उसी क्षण वह अंधकार में जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से टकराया। उसके हाथ सहारे के लिए हवा में फैले और रिवॉल्वर वाला हाथ खट से बांसों से टकराया। उससे मुश्किल से 10 फुट दूर कहीं हरकत हुई। एक शोला सा लपका। सुनील ने स्वयं को जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ की कोहनी जमीन से टिकाकर फायर किया। वातावरण में एक चीख गूंज उठी। उसे एक साया लड़खड़ाता सा दिखाई दिया। सुनील ने फिर फायर किया। साया धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर शांति सी छा गई। सुनील लपक कर वहां पहुंचा। केनी का साथी जमीन पर मरा पड़ा था। सुनील की चलाई एक गोली उसकी दाईं पसलियों में लगी थी, लेकिन दूसरी ने उसका भेजा उड़ा दिया था। सुनील केनी के साथी की लाश को फांदकर गलियारे में भागता हुआ फिर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां से हंगामे की शुरुआत हुई थी। सुखवीर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सुखवीर, सुनील ने आवाज लगाई। मैं यहाँ हूँ। उसे सुखवीर का क्षीण स्वर सुनाई दिया, लेकिन उसमें पीड़ा का सर्वदा अभाव था। सुनील उसके पास पहुंचा। वह एक अंधेरे कोने में बल्लियों के साथ पीठ लगाकर बैठा हुआ था। उसकी दाईं टांग उसके सामने फैली हुई थी। टांग और उसके आसपास की जमीन खून से तर थी। केनी के साथी का काम तमाम हुआ? उसने पूछा। हो गया, सुनील बोला। पुलिस यहाँ आती ही होगी। किसी न किसी पड़ोसी ने गोलियों की आवाज सुनकर अभी तक जरूर पुलिस को फोन कर दिया होगा। तुम मुझे यहाँ से किसी प्रकार निकाल ले चलो। कहाँ? मेरे एक दोस्त के पास। वह मुझे छुपाकर रख लेगा। लेकिन तुम्हारा फौरन अस्पताल जाना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। मेरा दोस्त मुझे संभाल लेगा। तुम्हारे पास कार है? नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर आया था, लेकिन टिम्बर यार्ड के बाहर बदमाशों की कार खड़ी है। हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सहारा दो। सुनील ने रिवॉल्वर पतलून की बेल्ट में खोस दी और अपना हाथ सुखवीर की ओर बढ़ा दिया। लेकिन उस पहाड़ जैसे आदमी को सहारा देना भी कौन सा आसान काम था। बड़ी कठिनाई से वह सुनील की गर्दन में हाथ डालकर उठ खड़ा हुआ। सुनील उसके भार के नीचे बुरी तरह दबा जा रहा था, लेकिन उसे किसी तरह कार तक और फिर अस्पताल तक ले जाना जरूरी था, वरना यह वहीं मर जाता। दोनों लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। सुखवीर की टांग से इतना खून बह रहा था कि उसका जूता भी खून से भर गया था। अभी ये 10 कदम ही आगे बढ़े थे कि एक टॉर्च का तीव्र प्रकाश उन पर पड़ा। सुनील ने सुखवीर को छोड़ दिया और उसका हाथ रिवॉल्वर की ओर झपटा। सुखवीर जमीन पर गिर पड़ा। खबरदार, कोई चेतावनी भरे स्वर में बोला। पुलिस? सुखवीर जमीन पर पड़ा हाँफता हुआ निराशा भरे स्वर में बोला। सुनील ने अपनी रिवॉल्वर अपने सामने टॉर्च वाले के पैरों में फेंक दी। एक सब इंस्पेक्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरा नाम सुनील है। सुनील सब इंस्पेक्टर के कुछ कहने से पहले ही जल्दी से बोल पड़ा। मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। तुम चाहो तो मेरे बारे में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से या पुलिस सुपरिटेंडेंट राम सिंह से पूछ सकते हो। कुछ भी करने से पहले इस आदमी को अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर दो, वरना यह मर जाएगा। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, सुखवीर कराह कर बोला। मूर्ख मत बनो सुखवीर, सुनील डपट कर बोला। सब इंस्पेक्टर के संकेत पर एक आदमी ने सुनील के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। 2 अन्य सिपाहियों ने सुखवीर को जमीन से उठाया। उन्होंने उसके दाएं बाएं खड़े होकर उसकी दोनों बाहें अपने कंधों पर डाल ली और उसे दूर खड़ी पुलिस की जीप की ओर ले चले। दोनों सिपाही सुखवीर के असीमित भार से लड़खड़ा रहे थे। वे लोग सुखवीर को लेकर जीप के समीप पहुंचे। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। सुखवीर ने दोनों सिपाहियों की गर्दनें अपनी बगलों में दबोची और फिर उनके सिर एक दूसरे से भिड़ा दिए। दोनों सिपाही जमीन पर ढेर हो गए। सुखवीर अपनी घायल टांग घसीटता हुआ जीप की ओर लपका। वह जीप की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बिजली की फुर्ती से उसने इग्निशन ऑन किया, लेकिन इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सका। जिस सिपाही के हाथ में टॉर्च थी, उसने डंडे जैसी लंबी भारी टॉर्च का प्रहार सुखवीर की खोपड़ी पर किया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उस भारी प्रहार का सुखवीर पर कोई असर नहीं हुआ हो।
सिपाही ने फिर एक वैसा ही भारी हाथ उसकी खोपड़ी पर जमाया। सुनील ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ली। सुखवीर के हाथ स्टीयरिंग पर से हट गए। उसका शरीर आगे को लहराया और फिर वह मुंह के बल जीप के पास जमीन पर आ गिरा। केवल 10 सेकंड का अंतर पड़ा था। अगर उसे 10 सेकंड का समय और मिल जाता तो वह अपनी उस मृतप्राय अवस्था में भी पुलिस की ही जीप में वहां से भाग निकला होता। व्हाट अ मैन, सुनील होठों में बुदबुदाया। सुनील को सारी दास्तान 2 बार दोहरानी पड़ी। पहले सिर्फ पुलिस के सामने, फिर सुनील के उच्च अधिकारियों जिनमें प्रभुदयाल भी शामिल था, सरकारी वकील जगत नारायण और जगत नारायण के वकील के सामने। सुनील ने कसम खाकर कहा कि कैनी और उसका साथी जगत नारायण के सुखवीर को पकड़कर लाने के लिए भेजे गुंडे थे और यह केवल एक संयोग था कि अब वे सुखवीर के क्वार्टर पर पहुंचे थे। उस समय सुनील भी वहां मौजूद था। सुनील के पास अपने कथन को सिद्ध करने का इकलौता साधन सुखवीर था, लेकिन जगत नारायण के वकील के अनुसार सुखवीर जैसे खतरनाक और सजायाफ्ता मुजरिम के शब्दों की कोई कीमत नहीं थी। सुखवीर के पुलिस जीप पर निकल भागने के दौरान में 2 सिपाहियों को घायल कर देने की वजह से पुलिस को सुखवीर से कोई हमदर्दी नहीं थी, इसलिए वे भी सुखवीर के बयान को कोई विशेष महत्व नहीं देना चाहते थे। सारे वार्तालाप के दौरान में जगत नारायण एक शब्द नहीं बोला। वह केवल खा जाने वाली निगाहों से पुलिस को घूरता रहा। उसी दौर में सुनील ने बीच रोड पर अपने पर गोली चलाई जाने वाली बात का भी जिक्र किया और प्रमाण स्वरूप अपनी मोटरसाइकिल ही प्रस्तुत कर दी, जिसकी गद्दी में अभी भी गोली घुसी हुई थी। लेकिन वह जगत नारायण के खिलाफ कही अपनी बातों में से एक को भी सिद्ध नहीं कर सका। अंत में जगत नारायण और उसका वकील वहां से विदा हो गए। जाती बार जगत नारायण का वकील उसे धमकी देता गया, अगर तुमने आज के बाद फिर कभी मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई बेबुनियाद चार्ज लगाने की कोशिश की तो फिर बात कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी, और अगर मैंने मानहानि के मुकदमे में हार जाने के तौर पर तुम्हारे कपड़े तक न उतरवा लिए या तुम्हें जेल न भिजवाया तो मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा। वह तो तुम जब छोड़ोगे तब छोड़ोगे, लेकिन कल के ब्लास्ट में तुम्हें ये हेडलाइन जरूर दिखाई देगी। एक्स कन्विक्ट के वकील की ब्लास्ट के रिपोर्टर को धमकी, हम तुम्हें अखबार में भी देख लेंगे, जरूर देख लेना। जगत नारायण और उसका वकील दनाते हुए वहां से निकल गए। सारे सिलसिले में सुनील को केवल इतना लाभ हुआ कि पुलिस के दिमाग में इस संशय का तगड़ा बीजारोपण हो गया कि जगत नारायण सुधरा बुधरा कुछ नहीं था। अब भी दादागिरी में उसका पूर्ण दखल था। फर्क इतना पड़ा था कि अब वह खुद कुछ नहीं करता था, बल्कि आगे अपने चमचों से काम करवाता था। रत्ना देवी जैसे लोगों के संसर्ग में रहकर वह अपने आप को ऊंची सोसाइटी का एक अंग बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहा था। कैनी और उनके साथी के मर जाने का किसी को अफसोस नहीं था। दोनों भयंकर अपराधी थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। दोनों के मर जाने से पुलिस की अनायास ही भारी सिरदर्दी खत्म हो गई थी। सारे हंगामे से नुकसान हुआ तो सुखवीर को। जिस समय वह घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, उस समय भी वह काला सूट पहने हुए था। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने उसके विशाल दिल डॉल और उसके काले सूट पर निगाह डाली और उसने फौरन उस आदमी को बुला भेजा जो नाइट शो देखकर वापस आ रहा था और जिसने रोजी के फ्लैट से सुखवीर जैसे एक आदमी को भागते देखा था। उस आदमी ने सुखवीर को फौरन पहचान लिया। सुखवीर पर रोजी की हत्या का पक्का चार्ज लग गया। सुखवीर की इच्छा पर उसे सुनील से मिलने दिया गया। सुखवीर विक्टोरिया अस्पताल के एक कमरे में पड़ा था। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ चुका था और टांग ट्रैक्शन पर 45 अंश के कोण पर लटकी हुई थी। कमरे में एक कुर्सी पर एक सशस्त्र सिपाही बैठा था। पुलिस सुखवीर से इतना त्रस्त हो चुकी थी कि उसको उसकी उस असहाय हालत में भी वे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, चाहे कमरे को बाहर से मन भर का ताला ही क्यों न लगा हुआ हो। प्रभुदयाल उसके कमरे में सुनील के साथ आया। सुनो मिस्टर, सुखवीर सीधे और सच्चे स्वर में बोला, तुम मुझे भले आदमी मालूम होते हो। पहले मैं तुम्हें जगत नारायण का ही कोई चमचा समझा था, जो कि मेरी गलती थी। इस शहर में तो क्या, इस दुनिया में भी मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं अपना हमदर्द या मददगार कह सकूं। मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ यह अंगूठी है। सुखवीर अपने बाएं हाथ की एक उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालता हुआ बोला, इसकी कीमत 2000 रुपये है और यह चोरी की नहीं है।
इंस्पेक्टर चाहे तो भीम जी सोहराब जी जौहरी से इस बात की पुष्टि कर लें। अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि रोजी की हत्या मैंने नहीं की तो यह अंगूठी तुम्हारी, और कहने की जरूरत नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सुनील चुप रहा। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं मौत से या किसी से डरता हूँ। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपनी वर्तमान हालत में मैं जगत नारायण से भिड़ नहीं सकता। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि रोजी की मौत में और ललिता के गायब हो जाने में उस कुत्ते के पिल्ले का जरूर कोई हाथ है। मैं अपनी ओर से तुम्हें बेगुनाह साबित करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। सुनील सच्चे दिल से बोला। बशर्ते कि यह सचमुच बेगुनाह हो, प्रभुदयाल बोला। मैं अपनी मरी हुई माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने रोजी की हत्या नहीं की, सुखवीर बोला। तुम इतनी रात गए रोजी के फ्लैट पर क्यों गए थे? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं अपनी ऐसी की तैसी कराने गया था। तुम्हें क्या? ऐसी की तैसी तो तुम्हारी होगी ही। ऑल राइट, सुनील बोला। उसने अंगूठी लेने का उपकर नहीं किया। मैं चलता हूँ। अंगूठी रख लो, सुखवीर बोला। इसकी जरूरत नहीं। फिर भी रख लो, वरना कोई पुलिस वाला इसे मार लेगा और बाद में कहेगा कि अंगूठी नाम की कोई चीज मेरे पास थी ही नहीं। मुझे पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। प्रभुदयाल के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गया। सुनील सुखवीर के कमरे से बाहर निकल आया। बाकी की रात सुनील ने अपने फ्लैट पर बिताई। अभी भी उसका सारा शरीर दुख रहा था और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। सुबह लगभग 8 बजे के करीब उसका फोन बज उठा। सुनील ने कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से रत्ना देवी बोल रही थी। फोन पर रत्ना देवी की आवाज सुनकर सुनील को भारी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने स्वर को भरसक भावहीन बनाता हुआ बोला, कैसे याद फरमाया? मैं तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। दूसरी ओर से रत्ना देवी का मीठा किंतु व्यग्र स्वर सुनाई दिया। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम फौरन यहाँ आ सकते हो? यहाँ कहाँ? मेरे बंगले पर। सॉरी, पहली बार आपके बंगले पर मेरी जैसी खातिर हुई थी उसे मैं अभी भूला नहीं हूँ। मुझे उसका अफसोस है। वह सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ, जो कि मैं तुम्हें मुलाकात होने पर समझा दूंगी। सॉरी, आप ही यहाँ तशरीफ ले आइए। लेकिन मुझे आपके पड़ोसियों से डर लगता है। आप यहाँ आ सकती हैं तो ठीक है, वरना। और सुनील भाड़ में जाइए कहता कहता रुक गया। ऑल राइट, मैं आती हूँ, और अकेली ही आइएगा। इस बार अपने रिवॉल्वरों वाले हिमायती साथ लेकर मत आइएगा। अकेली ही आऊंगी। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा ली। आधे घंटे के बाद रत्ना देवी उसके फ्लैट पर पहुंच गई। उसने सुनील के खरोचों से भरे चेहरे पर निगाह डाली और हैरानी से बोली, माय गॉड, यह तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने आंखें बंद करके आपके बंगले की चार दीवारी से टक्कर दे मारी थी। सुनील भावहीन स्वर में बोला, कहीं कहीं तुम्हारी यह हालत उन बदमाशों की वजह से तो नहीं हुई जो... शुक्र है आपको याद तो आया। अब यह भी बता दीजिए कि अपनी इस दुर्गति का ज्यादा शुक्रगुजार मैंने जगत नारायण का होता है या आपका? मिस्टर, बाय गॉड, आई एम सॉरी। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग तुम्हारे साथ इस बुरी तरह पेश आने वाले थे। यह सब एक गलत फहमी की वजह से हो गया था। जगत नारायण के गुंडे जो मुझे आधा घंटा फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते रहे थे, उसकी वजह महज एक गलत फहमी थी। बिल्कुल। ऐसी कौन सी गलत फहमी थी? मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था और मैं समझ बैठी थी कि तुम ही वह ब्लैकमेलर हो। आई सी। तो फिर आपको यह कब पता लगा और कैसे पता लगा कि मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारे उन दो बदमाशों के साथ मेरे बंगले से विदा होने के थोड़ी देर बाद ही वह आदमी वहां पहुंच गया, जो कि वास्तव में ब्लैकमेलर था। जगत नारायण के आदमियों ने उसकी मेरे से भी बुरी गत बनाई होगी। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं तो निश्चिंत हो गई थी कि ब्लैकमेलर से मेरी जान छूट गई है। जब वास्तविक ब्लैकमेलर वहां पहुंचा तो मैं हैरान हो गई। तब जगत नारायण को फोन करने का मौका ही नहीं मिला। वह मुझसे रुपया भी ले गया और साफ बचकर भी निकल गया। जगत नारायण इस तस्वीर में कैसे फिट होता है? कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इस विषय में पुलिस के पास जाना चाहती थी। जगत नारायण मेरा पड़ोसी है। मेरे उससे अच्छे संबंध है। मैंने उससे जिक्र किया। उसने मुझे कहा कि मैं घबराऊं नहीं। ब्लैकमेलर मेरे बंगले पर आए तो मैं फौरन उसे फोन कर दूं।
अब मैं ब्लैकमेलर को पहचानती तो थी नहीं। तुमने मंगलवार की रात को मेरे बंगले पर हुई पार्टी के बारे में और ललिता के बारे में सवाल पूछने आरंभ कर दिए। मैं समझी कि तुम ही ब्लैकमेलर हो और मैंने जगत नारायण को फ़ोन कर दिया। मेरे मंगलवार की पार्टी और ललिता के बारे में सवाल पूछने से आपने मुझे ब्लैकमेलर कैसे समझ लिया? क्योंकि ललिता खुद ब्लैकमेलरों की सहयोगिनी थी और मंगलवार रात वाली पार्टी में ही मेरी वह तस्वीर खींची गई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। किस्सा क्या है? किस्सा इतना ही है कि मंगलवार की रात मैं ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही पी गई थी और आपे से बाहर हो गई थी। ललिता के किसी साथी के पास एक कैमरा था। वह किसी प्रकार मेरी एक बड़ी खराब तस्वीर खींचने में कामयाब हो गया और मुझे खबर भी नहीं हुई। अगले दिन यानी बुधवार को यह तस्वीर लेकर ललिता मेरे पास पहुंची और उसने उस तस्वीर की सारी कॉपियों और नेगेटिव के बदले में मुझसे 25,000 रुपये की मांग की। बुधवार को ललिता आपके पास आई थी? हाँ। आप ललिता को अच्छी तरह पहचानती है ना? बहुत अच्छी तरह से। वह राजपाल और डैनी के साथ कई बार मेरी पार्टियों में आ चुकी है। सुनील सोचने लगा, अगर ललिता बुधवार को जीवित थी तो मंगलवार रात को मरने वाली लड़की ललिता नहीं हो सकती थी। इस बात की काफी संभावना थी कि रुपया हासिल हो जाने के बाद ललिता अपने ब्लैकमेलर साथी के साथ राजनगर से कूच कर गई थी। फिर? सुनील बोला, वीरवार रात को तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ब्लैकमेलर बंगले पर आया। मुझे उसको 25,000 रुपये देने पड़े। और तस्वीरें? वह बोला, तस्वीरें अगले दिन मेरे लेटर बॉक्स में पड़ी होंगी, लेकिन तस्वीरें मुझे आज तक वापस नहीं मिली हैं और कल शाम की डाक से मुझे यह पत्र मिला है। उसने सुनील की ओर एक पत्र पढ़ा दिया। सुनील ने देखा। पत्र पर बंबई की शुक्रवार की मोहर थी। उसने पत्र निकालकर खोला। भीतर एक तस्वीर और एक चिट्ठी थी। सुनील ने पहले तस्वीर देखी। तस्वीर में रत्ना देवी डैनी की गोद में बैठी हुई थी। रत्ना देवी का बाजू डैनी की गर्दन से लिपटी हुई थी। डैनी का एक हाथ रत्ना देवी के ऊपर था, दूसरा हाथ तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों पूरे कपड़े पहने हुए थे। सुनील ने पत्र देखा। पत्र में लिखा था, रत्ना देवी, अगर पहले जितनी ही रकम ड्राफ्ट द्वारा तुमने फौरन मुरारी लाल मार्फत बंबई जीपीओ के नाम न भेजी तो ये तस्वीर तुम्हारे भूतपूर्व पति डॉक्टर बहल को सौंप दी जाएगी। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। सुनील ने चिट्ठी और तस्वीर लिफाफे में डालकर लिफाफा रत्ना देवी को वापस सौंप दिया। यह तस्वीर इतनी खराब तो नहीं है, सुनील बोला, कि इसके दम पर कोई लंबा चौड़ा ब्लैकमेल किया जा सके। मुझे इस तस्वीर की इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि यह मेरे चरित्र को धब्बा लगाती है। मुझे इसकी किसी और वजह से चिंता है। और वजह क्या है? अपने चौथे पति डॉक्टर बहल से मेरा एक लड़का है जो इस समय 6 साल का है। जब मैंने डॉक्टर बहल से तलाक लिया था तो इस बारे में बहुत फसाद हुआ था कि लड़का किसके पास रहेगा। मेरा पति हर हालत में लड़के को अपने अधिकार में रखना चाहता था, लेकिन मेरा वकील किसी प्रकार यह सिद्ध करने में सफल हो गया था कि डॉक्टर बहल का गैर लड़कियों से संबंध था और उसका चरित्र ऐसा नहीं था कि एक 6 साल की आयु के लड़के को उसके संसर्ग में छोड़ा जा सके। मेरा पति आज तक इस कोशिश में है कि लड़के को अपने पास रखने का अधिकार किसी तरह उसे मिल जाए। तस्वीर में जो आदमी मेरे साथ है वह एक बहुत खतरनाक अपराधी है और पुलिस उनकी असलियत को अच्छी तरह जानती है। अगर यह तस्वीर मेरे पति के पास पहुंच गई तो वह दोबारा कोर्ट में अपील करके इस तस्वीर के आधार पर ही मुझे भारी चरित्रहीन औरत साबित कर सकता है और बेटा मुझसे छीन सकता है। लड़का कहाँ है? वह सेंट लॉरेंस स्कूल सनायर में पढ़ता है। वीरवार को मेरे बाद जो आदमी यानी कि ब्लैकमेलर आपके पास आया था, आप उसका हुलिया बयान कर सकती हैं? मैं साफ कुछ नहीं बता सकती। वह एक लंबा ओवरकोट पहने हुए थे। उसने रात में भी काला चश्मा लगाया हुआ था और उसने अपने सिर पर पहनी फ्लैट हैट बहुत नीचे तक झुकाई हुई थी। यह कोई हुलिया थोड़ी ही हुआ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत घबराई हुई थी। हाँ, जब वह मुझसे रुपये वसूल करके वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसी तरकीब करो कि मुझे तस्वीर और उनका नेगेटिव भी हासिल हो जाए
और मुझे ब्लैकमेलिंग का शिकार भी न होना पड़े। बदले में मुझे क्या मिलेगा? यह। और रत्ना देवी ने 100-100 के नोटों की रबड़ पैड में बंधी हुई एक मोटी गड्डी निकालकर सुनील के सामने रख दी। ये 25,000 रुपये हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हैं, सुनील बोला। उसने नोटों की ओर हाथ बढ़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया। इतनी ही रकम तो आपके ब्लैकमेलर मांग रहा है। लेकिन ब्लैकमेलर तो यह रकम हासिल करने के बाद मुझसे फिर रुपया मांग लेगा। वह तो जिंदगी भर मेरा खून चूसता रहेगा, जबकि तुम्हें तो यह रकम मुझे एक बार ही देनी पड़ेगी। आई सी। और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो ब्लैकमेलर से आमना सामना करने की तरकीब भी मैं बता सकती हूँ तुम्हें। अच्छा, आपके पास कोई तरकीब भी है? यह तो और भी अच्छा है, ज़रूर बताइए। मुझे चिट्ठी में मुरारी लाल को जीपीओ बम्बई की मार्फत ड्राफ्ट भेजने के लिए लिखा गया है। तुम बम्बई चले जाओ और जीपीओ में मुरारी लाल की प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ से मुरारी लाल को जीपीओ बम्बई की मार्फत चिट्ठी लिख देती हूँ, लेकिन मैं उसमें ड्राफ्ट नहीं रखूँगी। जो आदमी जीपीओ में मुरारी लाल की चिट्ठी लेने आएगा वह या तो खुद मुरारी लाल होगा या फिर वह चिट्ठी लेकर मुरारी लाल के पास पहुंचेगा। उस आदमी के माध्यम से तुम ब्लैकमेलर का पता लगा सकते हो। आप यह काम अपने दोस्त जगत नारायण को क्यों नहीं कहती? उसके पास तो ऐसा काम करने के लिए बड़े बड़े काबिल लोग हैं। मुझे जगत नारायण पर विश्वास नहीं है। मैं उसका काम करने का तरीका देख चुकी हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी जो हालत उसने बनाई है उससे मुझे विश्वास है कि वह ज़रूर कोई पखेड़ा कर देगा और फिर मेरा नाम और भी गंदगी में घसीटा जाएगा। जगत नारायण ने तुम्हें जो ट्रीटमेंट दिया था उससे तुम मर भी सकते थे। मुझे ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि जगत नारायण इस हद तक आगे बढ़ सकता था। मैं कोई सलीके का साफ सुथरा तरीका चाहती हूँ जिसमें बखेड़ा ना हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। करेक्ट, रत्ना देवी जोश से बोली। जबकि यह काम अगर जगत नारायण करेगा तो आपको लगता है कि सांप तो बचकर निकल भागेगा और लाठी टूट जाएगी। करेक्ट। इस बार रत्ना के स्वर में पहले जैसा जोश नहीं था। वह तनिक संदिग्ध भाव में सुनील को देख रही थी। सुनील ने एक गहरी सांस ली। उसने मेज से लकी स्ट्राइक का पैकेट उठाया। उसने पैकेट झटक कर एक सिगरेट बाहर निकाला और पैकेट रत्ना देवी की ओर बढ़ा दिया। सिगरेट? मैं सिगरेट नहीं पीती, रत्ना देवी अनमने स्वर से बोली। बहुत अच्छा करती हैं। सुनील वही सिगरेट अपने होठों से लगाता हुआ बोला। सुना है इससे कैंसर हो जाता है। रत्ना देवी चुप रही। सुनील ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया और फिर ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती रत्ना देवी? क्या मतलब? रत्ना देवी तीव्र स्वर में बोली। मेरा मतलब है कि अगर आप अभिनेत्री बन जाएं तो मीना कुमारी जैसी एक आध दर्जन अभिनेत्रियों की आप बड़ी आसानी से ऐसी तैसी कर सकती हैं। यह तुम क्या ऊट पटांग बोल रहे हो? शादी कब हो रही है? सुनील रत्ना देवी के नेत्रों में झांकता हुआ बोला। किसकी? आपकी और जगत नारायण की, यानी कि आप दोनों की। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तक तो तुम अच्छे भले थे, अब एकाएक तुम पता नहीं क्या ऊट पटांग बकने लगे हो। मैडम, सुनील कर्कश स्वर में बोला, सिर उठाइए, मेरी ओर देखिए, मेरी सूरत पर निगाह डालिए और फिर बताइए कि मेरे चेहरे पर आपकी मेहरबानी से पड़ी खरोचों के अलावा क्या आपको कहीं मूर्खता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं? रत्ना देवी असमंजसपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखने लगी। मैडम, मैं आप जैसा रजिस्टर्ड रईस तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है। कई खुदगर्ज लोगों ने अपनी भलाई को निगाह में रखते हुए मुझे 25,000 रुपये से बड़ी बड़ी रकम की ऑफर दी है, इसलिए 25,000 रुपये मेरी निगाह में कोई खास अहमियत नहीं रखते। विश्वास रखिए, मैं इनके लालच में आकर राजनगर छोड़कर दौड़ा दौड़ा बम्बई नहीं चला जाऊंगा। यानी कि तुम मेरा काम नहीं करोगे? कौन सा काम? कैसा काम? आपको कोई काम नहीं है। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। आप केवल जगत नारायण की खातिर ब्लैकमेल की एक कहानी गढ़कर मेरे पास ले आई हैं और कहानी को दम देने के लिए साथ में एक अपनी और डैनी की पोज की हुई तस्वीर ले आई हैं। आपका और जगत नारायण का ख्याल था कि मैं 25,000 रुपये के लालच में फौरन बम्बई रवाना हो जाऊंगा और वहां जीपीओ में मुरारी लाल नामक एक ऐसे आदमी के इंतजार में सड़ता रहूंगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।
जिसने कभी जीपीओ नहीं आना है। बम्बई में कई दिन झक मारने के बाद जब मैं राजनगर लौटूंगा तब तक सारा मामला ठंडा हो चुका होगा। तब तक पुलिस का ध्यान इस ओर से हट चुका होगा कि जली हुई लाश लोलिता की है। लेकिन यह लाश लोलिता की नहीं है। लोलिता बुधवार को मुझसे मिली थी। आपकी ब्लैकमेल की कहानी की तरह बुधवार को लोलिता से आपकी मुलाकात की कहानी भी झूठी है। मैडम, बहुत लोग वह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोलिता जिंदा है। आपकी तरह ब्लू रूम का मालिक राजपाल भी कहता है कि उसने टेलीफोन पर ललिता से बात की थी, जबकि मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि कार एक्सीडेंट में जली हुई लाश लोलिता की थी। अब मैं जरूर जानकर रहूंगा कि इतने लोग लोलिता को जीवित साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पहले मुझे अपने आसपास के कई लोगों पर शक था, लेकिन आप पर नहीं था। आपका यहाँ आना आपको भी मेरे शक के दायरे में ले आया है। तुम पागल हो। लोलिता जैसी मामूली लड़की जिंदा है या मर गई, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। यही तो मैंने जानना है कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई तो फर्क पड़ता ही होगा, वरना आप जगत नारायण के कहने पर दौड़ी दौड़ी मेरे पास न चली आती। मेरे यहाँ आने से जगत नारायण का क्या वास्ता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।